हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से एनसीईआरटी के सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हम लोग अभी 10th क्लास के जो कि चैप्टर जो कि आज लास्ट जो कि ख़त्म होने वाला है, ये आपका जो कि पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 4 जो कि आपको समापन होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इसको कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर। आपको पार्ट 4 होगा, 4 लेक्चर में 4 पार्ट में आपको ये दिखने को मिलेगा। पूरा जो कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 अगर बात किया जाए, क्लास का बात किया जाए, क्लास आपका जो कि 10th क्लास का है। क्या है? 10th क्लास का जो भी बच्चे हो गए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सर 10th का है और एनसीईआरटी है। बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में जो कि हम 3 पार्ट और बनाए हैं, जो कि लगभग पूरा लेक्चर खत्म है। लास्ट में 2-3 जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे कोरिजन और इंसिडिटी, जो कि ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। क्लियर है? तो आप सभी प्यारे बच्चों से यही कहेंगे कि आप सभी बच्चे जो कि हमारे इस जो कि पीके स्टडी सेंटर को जो कि ओनली इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहे, या सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सारे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि सारे जो लेक्चर्स आपको 9th और 10th जो कि इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेहतरीन सेशन है और बहुत ही लाजवाब जो कि टॉपिक आपको ईजी वे में समझने को मिलेगा। सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि जो कि द्रव्यमान संरक्षण नियम है, इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा पूरा। तो आपको बता दें कि इन द केमिकल चेंज रिएक्शन मैटर इज कंजर्व। अगर बात किया जाए, हम लोग केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th का। केमिकल रिएक्शन में हम लोग सीधा से मानते हैं कि केमिकल कितना भी रिएक्ट हो, यानी कि रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट का मास, इसका जो कि मास आपका हो जाएगा इसके मास के बराबर होगा। यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या आता है? इक्वल होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी इट मीन्स द मास कंजर्व रहता है, ठीक है। क्लियर है? तो क्या रहता है? मास क्या होता है आपका? कंजर्व रहता है। तो बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो मास होता है, तो जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, 1 या 2 प्रोडक्ट जो भी बने, 1 बने 2 बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इन रिजल्ट अगर मास को अगर देखा जाए तो मास में कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम, यानी कि इधर का बात किया जा रहा है रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ एटम जो होगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम जो कि रिएक्टेंट का, नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन का भी सेम होगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द टोटल मास इज टोटल। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम का बात किया जाए तो ओ, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसका बात किया जा रहा है, और टोटल मास, तीनों क्या होता है? कंजर्व होता है। ना नंबर ऑफ एटम्स चेंज होती है, ना ही नंबर ऑफ मास चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपको ये बता दी कि ये सारे क्या आते हैं? कंजर्व रहते हैं। यानी कि ना ही आपको मास में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ना ही उसके नंबर ऑफ एटम्स में चेंजिंग देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों कंजर्व होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आते हैं, बात करते हैं कि टोटल मास क्या आता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल मास एंड टोटल मास, तीनों क्या आता है? बराबर होता है। तो अब देखिएगा, व्हाइल द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन formula is reactant and product should be changed in a balanced। अगर बात किया जाए कि हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कोई रिएक्शन का, जैसे CO2, यानी कि अगर हम लोग कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, सिंपली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बन गया? H2O बना।
तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों क्या है, बराबर होगा। अगर किसी सेंस में अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं उसको, ये बैलेंस्ड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस्ड कर देते हैं। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, उसका मास भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि Fe है, Fe 3 एटम्स है, ऑक्सीजन का 4 है, H2 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe 1 है और H2 हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको हम चाहे तो उसको क्या कर सकते, बैलेंस कर दीजिएगा। बैलेंस करेंगे तो Fe3O4 है, H2O। अब देखिए यहाँ पे Fe 3 है और यहाँ पे Fe 1 है, यानी फेरस 1 है, तो उसमें क्या कर दिया हम लोग, 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ये हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रही है, दिस मेथड इज यूज कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इसके तहत हम लोग ट्राई कर करके देखते हैं उस कंडीशन। जैसे अब देखिए Fe को बैलेंस किए तो Fe3 हो गया, इधर भी Fe3 हो गया। ठीक है, अब आते ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस Fe3 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए 4, तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि बीच में नहीं लिख सकते इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 4 लगा दिए। तो ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, क्लियर है, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो यहाँ देखिएगा Fe3O4 ये हो गया बैलेंस्ड। अब देखिए हाइड्रोजन हमको 8 पुराना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 4 लगा दी। क्लियर है, तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे 3Fe और 4H2, यानी कि अब देखिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो वही हमारा इक्वेशन जो बैलेंस इक्वेशन बन गया है Fe3O4 प्लस 4H2O 4H2 और बन गया हमारा 3Fe प्लस 4H2O। ये दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसके नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ अगर देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का दोनों बराबर है। अब प्लस नंबर जो मास है, मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल्स। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। सिंपली से समझिएगा कि मास कभी भी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता, चाहे रिएक्शन हो या नहीं हो। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन जितना मास होता है, जितना एलिमेंट का एटम्स होता है, दोनों इक्वल होते। क्लियर है, ओके। आते हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोरिजन क्या है। तो व्हाट इज कोरिजन। कोरिजन को समझिएगा तो कोरिजन कहते हैं किसको है, प्रोसेस ऑफ द स्लोली रिएक्टेंट ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक O2 CO2 इटिसेट्रा। यानी कि कोई भी कोरिजन उसको बोलते हैं, ऑप्शन जिसको कह सकते हैं कोई भी मटेरियल जिसपे क्या हो, एटमॉस्फेयर के जो भी ऑक्सीजन या जो भी एलिमेंट होता है उसके द्वारा उस पर इफेक्ट करता है और उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये सारे कोरिजन करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए आते एग्जाम्पल के सारे देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लोहे को अगर कोई आयरन नेल्स है उसको आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये क्या है, आयरन नेल्स है, आयरन नेल है और इसको आप खुले में छोड़ दीजिएगा तो यानी कि ये दो चीज़ के माध्यम से, यानी H2O यानी कि हवा में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो, और O2 से क्या होगा, ये इरोजन करने लगेगा, ये क्या होगा, कोरिजन हो जाएगा, इसमें जंग लग जाता है। ये क्या होता है, कोरिजन हो जाता है और इसमें जंग लग जाता है, उसी को हम लोग कोरिजन कहते हैं। तो कोरिजन क्या होगा, जैसे Fe था और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो बन गया और प्लस H2O जो वाटर वेपर था, तो वह उससे वह मिक्स करके ज्ञान Fe2O3 और H2O बन गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग रस्ट कहते हैं। यानी कि जो आप लोग ब्राउन कलर का होता है, ये कैसा कलर का होता है, रस्ट कैसा होता है, ब्राउन कलर।
ब्राउन कलर को आपको दिखने को मिलेगा। यानी कोई भी मटेरियल, जैसे लोहे के कोई भी मटेरियल होते हैं उस पर आपको ब्राउन कलर दिखेगा। जैसे आपके यहाँ पे नहीं है कोई मटेरियल, बता देते आपको। उस पर जैसे अगर मान लीजिए लोहे का होता है, इसको अभी बाहर छोड़ दीजिएगा तो इस पर क्या होता है, ब्राउन कलर का मटेरियल बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रस्ट या हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेट और आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कोरिजन क्या होता है। कोरिजन का अगर डिफाइन पूछेगा तो सिंपली से लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सोलरली रिएक्शन ऑफ द मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेज के कारण जो कोई भी मेटल में क्या आती है, कोई मेटल को अटैक करता है, मतलब उसको ख़त्म करने के प्रयास किया जाता है, उसी को हम लोग कोरिजन कहते हैं। क्लियर है। तो आपको कोरिजन सिंपली आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिवेंशन। अगर हमारे पास कोई आयरन मटेरियल से लोहे की मटेरियल है तो उसको ज़रूरत पड़ता है कि उसको कोरिजन से बचाना पड़ता है, नहीं तो वह क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिएगा, कोई बाहर कोई मटेरियल एटमॉस्फेयर में छूट जाता है, कोई भी मटेरियल हो, तो वह क्या होता है, जंग लोहे का हो, आयरन हो या मेटल का हो, मेटालिक हो, यानी कि जो तो रिएक्ट करता है, कोरिजन करता है और वो ख़त्म होने का प्रयास करता है। ठीक है। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस से रिएक्ट करता है वो ख़त्म होने लगता है। उसको ज़रूरत पड़ता है हमको कि प्रिवेंशन करने का, उसको बचाव करने की ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत जब बचाव करने की पड़ती है तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, उस पर कोई चीज़ का लेप लगा लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होइएगा, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इंजन का जो लोहा होता है उसमें भी जंग लगने लगता है। कोई भी बाइक हो या कोई भी कार होती है, जो भी गाड़ियाँ होती है, अगर उसमें जंग से बचाना होता है तो उसमें ऑयलिंग करते हैं हम लोग, ग्रीसिंग करते हैं, पेंट करते हैं। ये सारे कोरिजन से बचने का उपाय हैं। चलिए देखते हैं। अब प्रिवेंशन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड, ऑयलिंग, ग्रीसिंग हो गया। कोरिजन ऑफ द एल्यूमिनियम हैज़ टू एडवांटेज एंड सिंस Al2O3, जैसे ये इक्वेशन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एल्यूमिनियम Al2O3 हो गया। एंड फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द कोरिजन एक्ट एज द प्रोटेक्टिव लेयर। और देखिए आयरन जो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, जिसको उसको कोरिजन से बचाने के लिए मदद करता है। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, तो वही बताया कि पेंट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस पर कोई भी कलर का पेंटिंग किया जाता है तो उससे बच जाता है। या जो बाइक हो या जो भी देखिएगा आप, डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसको अलग अलग कलर में हम लोग पेंटिंग करते हैं। अगर उसको हम लोग कलर नहीं करेंगे तो वह क्या होगा, धीरे धीरे वह रस्ट कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आयरन मटेरियल होता है। नहीं, जहाँ पे पेंट काम नहीं करता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया। जैसे बॉल बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग जो व्हीकल्स के टायर होता है, चक्के होते हैं, उसमें बॉल बेयरिंग होते हैं, उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं या मोबिल का यूज करते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं कोई भी मटेरियल को जंग लगने से बचाने के लिए। बहुत सारे और भी तरीके हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक होगा रेंसिडिटी क्या होता है, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो सिंपली से रेंसिडिटी का अगर डिफाइन कीजिएगा तो कहिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल ओवर फैट इन फ्लूइड्स रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेलिंग। अगर कोई भी जो कि मटेरियल रखते हैं, और देखिए जैसे भोजन को हम लोग सिंपली से एग्जांपल लिखिए कि कोई भोजन है, मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें बहुत सारे जो कि क्या है, किसी भी प्रकार का आपको इसमें भोजन रखा हुआ है। ठीक है। मान लीजिए सपोज डेट कोई बर्तन है और उसमें भोजन रखा हुआ है। ठीक है। ये बर्तन है और इसमें जो कि बहुत सारे प्रकार के भोजन रखा हुआ है, ये बैड स्मेल करने लगता है। कैसा स्मेल करेगा, बैड स्मेल, बैड स्मेल कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, रेंसिडिटी, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ क्या होता है, ऑयल या इसके कारण क्या होता है, वो उसमें गंध आने, दुर्गंध आने लगती है, उसी को हम लोग उसको हम लोग कहते हैं बैड स्मेलिंग, डैट इज कॉल्ड। या उसके टेस्ट में चेंजिंग आ जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं। जैसे हम लोग सिंपली गांव
या लोकल लैंग्वेज भाषा में कहेंगे तो बासी हो गया। जैसे बास मारना, कहते हैं ना बासी खाना है तो गंध दे रहा है, या कोई समोसा है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, तो वो सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन, अब उसको प्रिवेंशन भी है, जैसे हम लोग कोरिजन का प्रिवेंशन बताएं उसी तरह से रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भोजन है उसको, अगर जैसे अचार हो गया, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, अचार हो गया, जैसे एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जैसे प्रिवेंशन के लिए हम लोग उसमें एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप लोग जैसे आप कहाँ गए हुईगा, मॉल में गए हुईगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें खाद्य पदार्थ मिलते हैं उसको प्रिवेंशन के लिए अलग अलग चीज़ें का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई ये खरीदिए, कोई पिंकल्स यानी अचार खरीदिए, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा लिक्विड डाला होता है, डिफरेंट रस डाला जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि उसको गलने सड़ने से बचाने के काम करता है। उसी तरह से वैक्यूम पैकिंग, जैसे बहुत सारे आप चिप्स खरीदते हुईएगा, चिप्स लीजिएगा तो देखिएगा उस पैकेट को आप फाड़िएगा तो उसमें पूरा हवा भरा रहता है। उसको किसके लिए, उसको क्रैकिंग के लिए और उसको बचाने के लिए, उसको बैड स्मेलिंग से बचने के लिए उसको यूज किया जाता है। उसी को बोलता है वैक्यूम पैकिंग या वैक्यूम पैकिंग कहते हैं उसको। रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन, जैसे बहुत सारे जो कि कुरकुरे जितने भी कुरकुरे टाइप का मटेरियल्स होता है उसमें से जो कि गैस एयर को निकाल दिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन या अदर गैसेज जो कि उसमें डाल दिया जाता है, ताकि वह हमेशा अपने स्थिति को बनाए रखे, जैसा उसका टेस्ट है उसके टेस्ट में परिवर्तन चेंजिंग ना हो, खराब ना हो। उसी तरह से नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। अगर कोई भोजन से है उसको चाहते हैं हम रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रीज में डाल सकते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेटर से होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल को, खाद्य मटेरियल को डाल सकते हैं ताकि वह ख़राब ना हो। जैसे कि मिल्क होता है, सुधा का जो मिल्क आता है, सुधा मिल्क जो आता है उसको आप क्या कीजिएगा, उसको भी रेफ्रिजरेटर में डाल देता है ताकि क्या हो, वह कूल रहे, कूल रहने के कारण क्या होता है, वह ख़राब नहीं होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं रेसिडिटी के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे जगह पे हम लोग साल्ट यूज़ कर लेते हैं, साल्ट जो कि डालते हैं उसके कारण भी ख़राब नहीं होता है। बहुत सारे जगह पे ऑयल यूज करते हैं, ऑयल यूज किए, वैक्यूम कर दिए यानी हवा को निकाल दिए, दूसरे गैस को भर दिए, रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर दिए, हीटिंग कर दिए। जैसे मिल्क होता है, कोई दूध को बचाने के लिए हम लोग हीटिंग प्रोसेस का भी यूज करते हैं। हीटिंग प्रोसेस, हीट कर दिए, गर्म कर देते, तो उसके कारण भी भोजन बचता है। तो ये बहुत सारे जो कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हुए और उसके रेसिडिटी बताए एंड उसके प्रिवेंशन का भी उपाय बता दिए। तो हम लोग आज जो कि टोटल जो कि चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो आपका जो कि एनसीईआरटी का जो कि चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं इस चैप्टर पे। एनसीई टोटली जो कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक मिलेगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रेगुलर चलेगा, और जो हमारा जो कि 9th है और 10th है, जो भी इंग्लिश मीडियम के, किस मीडियम में है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड के जो भी बच्चे हैं या जो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए हैं। तो वो लोग आपको इसी चैनल पे यानी कि पीके स्टडी सेंटर पे जुड़े रहिएगा। ठीक है, इस पे जुड़ जाइएगा। आपको जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर को किए हैं लाइन बाय लाइन, उसी तरह से उसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब बात बाकी रहा कि 9th 10th का सर बता दीजिए कि हिंदी में कब पढ़ाइएगा। तो हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपको हिंदी मीडियम में आपको मिलेगा, हिंदी मीडियम में आपको मिलेगा BSEB करके ऑनलाइन है, BSEB ऑनलाइन क्लासेज है, उस पर आप सर्च कीजिएगा पीके सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, BSEB ऑनलाइन है, उस पर आपको टोटली हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एक और इन्फॉर्मेशन, और एनसीईआरटी ही पढ़ना है, आप 11th में है या 12th में है, 11th में है या आप 12th में है, तो इसके लिए वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अभी चल रही है। अरे 12th वाले बच्चों के लिए सिर्फ साइंस वाले बच्चों का ही है, साइंस वाले बच्चों का है, तो इसीलिए आप वहाँ पे जुड़िएगा, साइंस विद पीके सर करके हैं।
साइंस विथ पीके सर, यानी कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ अभी आपको 9, 10, 11, 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास ले रहा हूँ। 12th का जो कि 11th और 12th का जो फिजिक्स चल रहा है, अभी साइंस में फिजिक्स चला रहे हैं और मैथमेटिक्स चलेगा। तो फिजिक्स का जो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जितने भी बच्चे अगर 11th में है, 12th में है, इंग्लिश मीडियम में है बच्चे और जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि 11th 12th के बाद आपको साइंस में जो कि स्कोप है तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो इस चैनल पे जुड़ जाइएगा पीके स्टडी सेंटर पे, और अगर आप हिंदी मीडियम में तो BSCB ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ जाएगा। उसमें मैथ प्रैक्टिस सारे चीज़ जो कि हिंदी मीडियम जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद है हमारा ये चैनल। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चों को कहेंगे कि आप जल्दी से जुड़ जाइएगा और हमारा जो कि लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि उससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। हेलो।